नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। कुछ दिन पहले झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग से कमरा अलॉट हुआ था। इसे लेकर काफी बड़ा विवाद भी हुआ, लेकिन अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरे की जोरदार मांग शुरू हो गई है। अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक यानी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने यह मांग उठाई है, लेकिन इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ आने की आवश्यकता है, यानी जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें मुस्लिम वर्चस्व नहीं, अपने देश के वर्चस्व का विचार करना होगा। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान पर ओवैसी से लेकर मायावती तक आग बबूला हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। मायावती पूछ रही हैं कि सबके पूर्वज एक हैं तो फिर मुसलमानों के साथ बीजेपी सौतेला व्यवहार क्यों करती है। ओवैसी कह रहे हैं कि अपराधी अगर हिंदू होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, अगर मुसलमान होता है तो पुलिस तुरंत एक्शन ले लेती है। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों ने सपा बसपा को दिल खोलकर वोट दिया, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला, यानी नतीजा सिफर रहा। इसलिए अब मुसलमानों को सत्ता में अपनी हिस्सेदारी चाहिए। सवाल यह है कि चुनाव के नाम पर तुष्टीकरण का दांव शुरू हो गया है। अब तो हिस्सा मांगने की बात हो रही है। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। धार्मिक आजादी या वर्चस्व की लड़ाई, आज का आर पार जोरदार होगा। तो भाई ऐसे पकड़ो, हाँ ऐसे। शाबाश। लेके जाओगे क्या? स्कूल जाती है? कौन क्लास में पढ़ती है? 6 में। अरे बहुत। कांग्रेस जेएमएम सरकार ने झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा दिया और इसके बाद यूपी में भी इसकी मांग शुरू हो गई है। अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा दिए जाने की मांग की है। नमाज पूजा ये सब आस्था का विषय है और एक कमरा बना देने से ना कोई हानि होगी ना किसी को कोई तकलीफ। हाउस में रहेंगे एक तो इससे कार्रवाई नहीं छूटेगी और वो ना तो क्वेश्चन छोड़ सकता है ना नमाज छोड़ सकता है। उधर बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बिहार विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जगह की मांग उठा दी। अगर हम किसी एक धर्म के लोगों को दे रहे हैं नमाज पढ़ने की जगह, तो निश्चित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ने की भी जगह मिलनी चाहिए। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी सियासत शुरू हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा था, भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ आने की जरूरत है। हमें मुस्लिम वर्चस्व नहीं, अपने देश के वर्चस्व का विचार करना होगा। हम भारत के हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, हम सबको स्वीकार करने वाली उदार भारतीय संस्कृति के वंशज हैं, विरासतदार हैं। अपने जीवन से उसको बढ़ाना, भारत को बड़ा करते हुए सारी दुनिया को सुख शांति देना, ये हमारा जीवन कार्य है। उधर 2022 के लिए जमीन मजबूत करने में जुटी मायावती ने लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। शंखनाद और मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो हर हर महादेव और जय सिया राम और जय परशुराम के नारे लगे। हर हर महादेव, जय सिया राम। मायावती को शंख, त्रिशूल और गणेश जी की मूर्ति भेंट की गई। इसके बाद उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर पलटवार भी किया। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं, लेकिन इस बारे में मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया क्यों अपना रही है। वहीं ओवैसी भी अपना धार्मिक कार्ड लेकर उत्तर प्रदेश पहुंच गए। जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी गई थी, जो आज भी लोकसभा पार्लियामेंट में है, उसमें मुगल बादशाह अकबर की फोटो है, टीपू सुल्तान की है। संविधान बनाने वालों ने उनकी तस्वीर डाली, उसके ऊपर क्या कहेंगे वो?
तो इसीलिए कह रहा हूं कि हिस्ट्री में बड़े वीक हैं वो। जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाबुली हो जाएगा। ये रियलिटी है। असउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूं, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। अगर वह 19% जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे, तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या धर्म के नाम पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? जैसा कि मोहन भागवत ने बयान दिया है, आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, धार्मिक आजादी या वर्चस्व की लड़ाई। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि इस चुनावी चाल में तुष्टीकरण की ढाल का कैसे विश्लेषण किया जा सकता है, क्योंकि आप एक एक करके देखिए। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके बताता हूं। यूपी में सबसे ज्यादा खींचतान 19% मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है, यानी कुल मिलाकर जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो इस 19% की है। अगर ये 19% से कहानी शुरू होती है जैसे बंगाल में शुरू हुई, अगर बंगाल में, क्योंकि 25% से भी ज्यादा थे, एक आकलन तो कहते हैं 27% थे मुसलमान, और अगर 27% मुसलमान थे, वहां पर ममता बनर्जी को बड़ा एज मिला। मायावती, अखिलेश यादव और ओवैसी साहब को ऐसा लगता है कि 19% के साथ, यानी सपा, बसपा और ओवैसी साहब की पार्टी को ऐसा लगता है कि 19% के साथ एक बड़े अंतर के साथ शुरुआत होगी। भाजपा अपनी कहानी शून्य से अगर शुरू करेगी तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अगर 18-19% से अपनी कहानी को शुरू करेगी तो लीड बड़ी मिलेगी। यानी कुल मिलाकर ये 19% अगर एक मुश्त वोट पड़ जाता है किसी पार्टी को तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये वोट बंट जाता है तब दिक्कत होगी। सपा, बसपा, एआईएमएम अपने आप को मुसलमानों का सबसे करीबी बताने में जुटी है। आज मायावती की रैली में भी हमने देखा समाजवादी पार्टी के विधायक ने किस तरह की बात बोले। उन्होंने बोला नमाज के लिए कमरा देना चाहिए, जैसा झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने करा है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को हिस्सेदारी देनी चाहिए, यानी सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, यानी सीएम, डिप्टी सीएम मुसलमान होना चाहिए, ये उनकी डिमांड है। असउद्दीन ओवैसी सत्ता में मुसलमानों की हिस्सेदारी का बड़ा दांव चल रहे हैं। मायावती ने कहा कि मुसलमानों के साथ बीजेपी का रवैया जो है वो बड़ा सौतेला है, यानी कुल मिलाकर अपीजमेंट पॉलिटिक्स टू द कोर है, यानी तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है अपने। मैं बढ़ता हूं आगे। समाजवादी पार्टी के एमएलए ने जो डिमांड करी वो सबके सामने है। उनका कहना है कि विधानसभा में नमाज के लिए कमरा उन्होंने मांगा है। क्या वोट बैंक और वर्चस्व की लड़ाई असली मुद्दों पे भारी पड़ गई है? और आज मोहन भागवत ने एक इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने बोला कि हमें भारत को शक्तिशाली बनाना है, भारत के वर्चस्व को और बढ़ाना है, ना कि अपने धर्म के वर्चस्व को बढ़ाना है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने मुस्लिम वर्चस्व की बात करी और भारत के वर्चस्व की बात करी। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की चर्चा में शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, जाने माने। तस्लीम रहमानी अध्यक्ष एमपीसीआई के, एमएच खान प्रवक्ता बीएसपी के, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के। आपका स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी, सवाल बड़ा आप ही से है, क्या आपको लगता है कि ये 19% की जो लड़ाई है ये असल में आपको रोकने के लिए है? और क्या आपको लगता है जो मायावती कह रही है कि मुसलमानों के साथ आपका रवैया सौतेला है, ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को बड़ी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए सत्ता के अंदर, बड़ी हिस्सेदारी से उनका तात्पर्य जो है वो है डिप्टी सीएम, सीएम मिलना चाहिए, सिर्फ वो मंत्री ना बन के रह जाए, यानी पॉलिटिकल हिस्सेदारी की वो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने बोला नमाज रूम दे दिया जाए। ये भी आप देखिए कि एक तरफ मायावती की रैली है, एक तरफ ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में है, तीसरी तरफ ये, तो ये 19% क्या आपको ले डूबेगा? देखिए ऐसा है, हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं जी, और मुस्लिम समाज जो कि भारत के अल्पसंख्यकों में सबसे प्रचंड बहुमत वाला समाज है, या यूं कहें तो सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी है। इसलिए मैंने आजादी के 75 वर्ष का उल्लेख किया। भारत में जितनी माइनॉरिटीज हैं सब एक से बढ़कर एक प्रॉस्परस है,
जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटीज देश की है पारसी, ज़ोरोस्ट्रियंस, 0.1% की माइनॉरिटी है। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी है जैन, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। इस देश का सबसे पहला उद्योगपति टाटा माइनॉरिटी थे। सबसे पहले एटॉमिक साइंटिस्ट होमी भाभा माइनॉरिटी थे। फर्स्ट फील्ड मार्शल माइनॉरिटी थे। मगर माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है, जिसकी आजादी के समय इनमें से जितने मैंने माइनॉरिटी के नाम लिए, किसी की रियासतें नहीं थी, बौद्ध सिख जैन कोई रियासत नहीं थी, जिनकी दर्जनों रियासतें थी, उत्तर से दक्षिण तक, जूनागढ़ से लेके भोपाल तक, लखनऊ से लेके हैदराबाद तक और पटौदी से लेके और दक्षिण तक। कोई निजामुल मुल्क था, कोई सुल्तान आलम था, कोई हुजूर नवाब था, कोई बादशाह आलमगीर था, कोई फतवाए जहांगीर था। वो कहते हैं आज हमें हिस्सा चाहिए। क्यों मेरे भाई? सोचो, सब आगे बढ़े और तुम्हारे पास तो सब कुछ था और तुम घटते चले गए। या आप सोचिए। और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो मैं एक डाटा भी सामने रख देना चाहता हूं। 1941 की जनगणना के अनुसार जब पूरे देश में साक्षरता की दर 8% थी, उत्तर प्रदेश में 7% थी। उस समय जाति 1931 की जनगणना में जातिवार जनगणना हुई थी। तो हिंदू समाज में जो पढ़ी लिखी सबसे एडवांस कम्युनिटी मानी जाती थी, ब्राह्मणों में 15% साक्षरता, क्षत्रियों में 13% साक्षरता। पर आपको पता सैयद मुसलमानों में कितनी थी? सैयद मुसलमानों में 24% साक्षरता थी, यानी राष्ट्रीय औसत का 3 गुना। आज राष्ट्रीय औसत का 1/3। मेरे भाई सोचो कहां पहुंच गए। यही 19% वोट बैंक। बस सब वोट बैंक समझते रहे और आप सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे उलझते रहे कि मैं एक पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा कि जो कल हुक्मराने वक्त थे आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि खुद से उल जलूल हो गए। जी, आपने राज्यसभा में एक भाषण दिया था जिसमें बोला था कि शराफत अली को जो है वो शराफत अली ने मारा। इसी तरह का आपने संदर्भ दिया था। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं एमएच खान, क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने स्पष्ट शब्दों में बोला कि भारतीय जनता पार्टी सौतेला व्यवहार करती है मुसलमानों के साथ। समाजवादी पार्टी तो और आगे बढ़ गई। समाजवादी पार्टी ने बोला कि विधानसभा में कमरा दे दिया जाए नमाज पढ़ने के लिए। ओवैसी साहब की पार्टी तो और आगे बढ़ गई, बोला कि सिर्फ कमरा नहीं, सिर्फ हिस्सेदारी नहीं, बड़ी हिस्सेदारी, यानी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाइए तभी मुसलमान वोट करेगा। बताइए। देखिए अमीश देवगन जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा बहुजन समाज पार्टी का नारा है सब जन हिताय सब जन सुखाय। सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और जहां तक मुस्लिम समाज की बात है तो 19% नहीं, इसको 20% कर लीजिए। 20% आबादी है उत्तर प्रदेश में, और 20% आबादी को अब अगर इस चीज़ से देखिए आप कि जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के कह रहे थे कि साक्षरता दर इतनी कम हो गई है, तो 1996 में महेंद्र कुमारी मायावती जी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया और कक्षा 10 तक के बच्चों को वजीफा देने का काम किया। और उसके बाद 2007 में उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय बनाया। ये इसमें मराठी के लोग और समाज के लोग भी अपना शिक्षा दीक्षा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की बात। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा दंगे किसके शासनकाल में हुए हैं? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। मुजफ्फरनगर कांड किसके शासनकाल में हुआ है? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। ये आलूल जलूल की बातें ये करते हैं, ये पुछलग्गू बनकर समाजवादी पार्टी के पीछे रहते हैं, इनको मिलता कुछ नहीं है। और अगर अखिलेश यादव का खुद का बयान है कि 5 कालिदास मार्ग में अभी तक जितने मुख्यमंत्री आए थे उन्होंने किसी ने मंदिर नहीं बनवाया, लेकिन मैं जब मुख्यमंत्री बना तो 5 कालिदास मार्ग में मंदिर बनवाया मैंने। तो आप किस मुंह से सब कह रहे हैं कि हमको कमरा चाहिए? कमरे की क्या जरूरत पड़ गई? ये क्या है कहना चाहता है? ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान जो कुछ भटका हुआ समझते हैं कि जाहिल है, गंवार है। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के साथ चला जाएगा और अपनी जो इच्छाएं हैं उनको खत्म कर देगा। ये तो समाजवादी पार्टी की बात हो गई। अब आइए असदुद्दीन ओवैसी के साथ। असदुद्दीन ओवैसी के साथ यहाँ एक कारपोरेटर नहीं है और हिस्सेदारी कह रहे हैं सीएम डीएम चाहिए। अरे डीएम कहां से बना लेंगे सर? डीएम तो काबिलियत के हिसाब से बनते हैं। सीएम डिप्टी सीएम तक आप सब बनाएंगे, वो सब अपनी लिमिट को रखिए। डीएम कहां से बना लेंगे आप लोग?
अभी तो डीएम कहां से बना लेंगे? डीएम तो काबिलियत पे बनते हैं जी। हम नहीं बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे भाई, आप CM अलग सोचते हैं भाई, मैं नहीं बना रहा हूं, ओवैसी साहब बना रहे हैं, ओवैसी बना रहे हैं भाई। अमित देवगन जी सुना करिए बात जी सर, ओवैसी बना रहे हैं। ओवैसी तो ऐसी सी बातें करेंगे जो हजम नहीं होने वाली है। हम कब कर रहे हैं? ओवैसी कह रहे हैं कि आप धोखेबाज हैं, आपने कुछ नहीं दिया मुसलमानों को, झुंझुना दिखाते सिर्फ वोट बैंक का, बाकी सिर्फ उनसे वोट ले लेते हैं। हम देंगे, हम सत्ता में ताकत दे देंगे, अभी जो हम निर्णयों में ताकत दे देंगे। देखिए ये मैं कह तो रहा हूं, ये लेकिन उनका लॉलीपॉप आपसे बड़ा हो गया ना, मुसलमान या सब उनका पॉलिटिकल लॉलीपॉप आपसे बड़ा हो गया। बोलना है कुछ भी बोल दीजिए आप। नहीं लॉलीपॉप हमारा नहीं है, हमारा तो काम जमीनी काम है, जमीनी काम हमने किया है और वो मुसलमानों के बीच में है, जब चाहे उसको खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं। ये इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो काम कर रहे हैं यहां पर आकर के कि हाँ इसको डिस्टर्ब करो और चाहे जितना डिस्टर्ब कर लीजिए आप, लेकिन 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है, सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। जी सब समाज वारिस पठान, आप बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल हैसियत कुछ रही है, आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ शोर मचाएंगे और चले जाएंगे, और बसपा ने जो कहा वो आपने सुना। जवाब, अमीश भाई सपने देखने चाहिए, अमीश भाई सपने देखने चाहिए, सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सपनों को देखते हैं। और ये जो बकवास कर रहे थे अभी ये चाचा बीएसपी के यहाँ पर बैठकर के भाजपा के ये वो ऐसा फालतू बातें हो गई, अब उसके हमको कोई नहीं, आप ए से लेके जेड तक की टीम बना दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक मुसलमान को नहीं झेल पा रहे हो, देखा ये जा रहा है, चले हो, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। एक मुसलमान को तुम यहाँ झेल नहीं पा रहे हो, तुम डिबेट में और सारे मुसलमान को नेता बनना चाहते हो। एक मुसलमान को नहीं झेल पा रहे हो तुम यहाँ पर, तुम सारे मुसलमानों को नेता बनना चाहते हो। अरे तमीज से बात करो, अपने बुजुर्गों से कैसे बात की जाती है, तमीज से बात करो, तमीज में रहना, तमीज रह के बात करना। मुसलमानों को कोई ऐसा न समझना, ये बॉम्बे हैदराबाद नहीं है, उत्तर प्रदेश है, ये बॉम्बे हैदराबाद नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, जहाँ लोग तमीज तहजीब से बात करते हैं। और लखनऊ में मैं रहता हूँ, लखनऊ में तमीज तहजीब की बात की जाती है। उत्तर प्रदेश में आए हो तो तमीज तहजीब में रहो, कि कैसे बड़ों से बुजुर्गों से बात की जाती है। बैठ के जी वारिस पठान बोलिए, अमीश भाई क्या डिबेट चला रहे हो आप, किस तरह के लोगों को बुलाते हो? अभी इनको जरा खामोश कराओ, इनका फिल्टर डाउन कराओ, बोलेंगे तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। तमीज में रहे कहिए, इनको कहिए तमीज में रहे, अरे यार अमीश भाई किसको बुला दिया? ना बोले, मुसलमानों का लुजलोन ना बोले, ये मुसलमानों के खिलाफ बकवास ना करें। मुसलमान क्या क्या मुसलमानों के लिए पूरा देश देख रहा है, मुसलमानों को आप मुसलमानों को पार्टी करके और मुसलमानों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अच्छा अहमद खान, आपने अपनी आपत्ति को दर्ज करा लिया। अहमद खान साहब आप वरिष्ठ हैं, आपने अपनी आपत्ति को दर्ज करा दिया। उनका कहना है वारिस पठान कि आप उनको बकवास शब्द मत बोले, आप अपने वक्तव्य को रखें। बोलिए वारिस पठान की टर्न है, लेट हिम स्पीक। देखिए अमीश भाई ऐसा तो नहीं होगा, इनको खामोश करो, मैं बोलूंगा नहीं तो मैं खामोश बैठता हूं ना। अगर आप डिबेट कंट्रोल नहीं कर सकते तो फायदा क्या है करके? अभी ऐसे लोग को आप बुलाते, ठीक है। देखिए बीएसपी ने क्या किया अभी मैं आपको बताता हूं ना। इतने वर्षों के अंदर, जैसा 74 साल हो गए आजादी को, 74वें साल में चले गए, देश का मुसलमान कहां रह गया? यूपी के मुसलमान की क्या हालत कर दी इन लोगों ने, बताइए ना मुझे। 2% लोग ग्रेजुएट नहीं है यूपी के अंदर मुसलमान में। आपको मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मगर मुसलमानों के लिए करना है क्या है? कुछ नहीं। अब ये मुसलमान आपके झांसे में आने वाला नहीं है, और हम जा रहे हैं अमीश भाई हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने। अगर 6%, 7%, 8% वाला डिप्यूटी सीएम बन सकता है तो 20% वाले क्यों नहीं बन सकते? तो अगर हिस्सेदारी की लड़ाई, तो पर वारिस ये तो वही डिमांड है जो मुस्लिम लीग कर रही थी आजादी से पहले। ये तो उसी तरह की डिमांड है जैसा मुस्लिम लीग कर रही थी आजादी से पहले। नहीं, अरे अधिकार मांगना खराब है क्या? अगर आज बहन मायावती वहां पर ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, वहां पर नारे लगा रही है, तो कोई अपीसमेंट नहीं है क्या मेजोरिटी का? और अगर हम आके बोले कि मुसलमानों को मिलना चाहिए, पावर में आना चाहिए, सत्ता में आना चाहिए, तो क्या हम कम्युनल राजनीति कर रहे हैं? मुझे सवाल करना है, काफी समाजवादी पार्टी के भी यहां पर बैठे हुए, मुझे उनसे भी सवाल करना है। यही 2012 में अखिलेश यादव थे, उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को 16% रिजर्वेशन देंगे, जॉब में, एजुकेशन में। क्या दिया?
कुछ नहीं, ये बीएसपी मायावती बहन जी कल तक अखिलेश के साथ साइकिल पे बैठ के चल रही थी, पूरी तरह से मुसलमानों के वोट ले लिए, मगर आज भी मुसलमान सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। अब क्या किया, ब्राह्मणों के वोट इनको चाहिए। अरे हमको ब्राह्मण भी वोट देगा, दलित भाई भी वोट देगा, ओबीसी भी वोट देगा, क्योंकि हमारे पास एक विजन है। हम तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए जा रहे हैं ना, इनकी तरह तुष्टिकरण की राजनीति तो हम नहीं करते हैं। अरे इनको सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब है, बाकी उनके लिए ना कभी इन्होंने कुछ किया है, ना आगे इनकी मंशा है कुछ करने की। और यहाँ के हमको तमीज जैसा बदतमीजों के साथ नहीं सीखनी है। सामने बोलता हूं, आपकी इज्जत करा जब तक इज्जत है, बाद में इतना सुनाऊंगा कि कुर्सी छोड़ के भागोगे खान, याद रखना। नहीं देखिए और अहमद खान भी वरिष्ठ आदमी है। तमीज में रहना, तमीज में रहना, वारिस पठान तमीज में रहना, तमीज में रहना। तुम्हारे जैसों को यहाँ चरवाहा बनाते हैं लोग, आप सीखो। तुम्हारे जैसे आप जैसे तुम एक मुसलमान को नहीं झेल पा रहे हो, तुम सारे मुसलमानों की बात करने चले हो। तुम एक मुसलमान को नहीं झेल पा रहे हो, डिबेट में बदतमीजी से बात कर रहे हो। अपने बुजुर्ग से तुमसे बड़ा हूं मैं, तुम्हारे बाप के बराबर हूँ, तुम्हारे बाप के बराबर हूँ। मुसलमानों को नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए तमीज कर रहा हूं, मुसलमानों की बात करोगे, लिहाज कर रहा हूं, वरना ऐसा सुनाता है कुर्सी छोड़ के भागते यहाँ पे बात करने के लिए। क्या बात करोगे तुम यहाँ पे बीजेपी के इशारे पे आए हो फेल बनाने के लिए। यहाँ का मुसलमान बेवकूफ नहीं है, अपने वापस लो। सवाल का जवाब दो, पूरे देश का मुसलमान देख रहा है, सुनो मुसलमानों, पूरे देश के मुसलमानों सुनो। पूरे देश का मुसलमान देख रहा है, तुम एक मुसलमान को गाली बक रहे हो। मिलना चाहिए, पूरे देश का मुसलमान देख रहा है, तुम एक मुसलमान को गाली बक रहे हो, एक दाढ़ी वाले मुसलमान को गाली बक रहे हो, एक सच्चे मुसलमान को गाली बक रहे हो। अरे आपको पूरा देश देख रहा है कि एमआईएम का प्रवक्ता मुसलमान को गाली दे रहा है, मुसलमान को गाली दे रहा है। इसकी हैसियत यही है मुसलमान को गाली बकने की। सुनिए, गाली बकता है मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को पैरों के नीचे तले रखना चाहता है। ये मुसलमानों को पैरों तले रखना चाहता है। ये तुम्हारे जैसे लोगों को उत्तर प्रदेश में घुसने ले दिया जाएगा। वो जिन्होंने 74 साल तक मुसलमानों को पैरों तले घसा है, तुम बीजेपी देश का मुसलमान जाग गया है। एक करके मर्यादित भाषा में बोला जाए। मेरा निवेदन, एक सेकंड, देखिए इस तरह की बातें, तलवे चाटना, भाड़ा का टट्टू, मुझे लगता है ये शब्द नहीं है। आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं, अहमद खान भी मेरे सम्मानित मेहमान है। एक सेकंड, वारिस पठान, हियर मी आउट। वारिस सुनना पड़ेगा ना, वारिस पठान एक सेकंड, आपने अपनी बात को रखा। देखिए आपने अपनी बात को रखा, दोनों बीच में अगर लगातार बोलेंगे तो ऑडियंस को कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, मैं तस्लीम रहमानी और शहजाद पूनावाला आपके पास आ रहा हूं। रहमानी साहब, मेरा पॉइंट ये है कि आज मोहन भागवत ने बोला कि मुसलमान के वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़नी, भारत के वर्चस्व की लड़ाई लड़नी है। मुसलमानों के अधिकार की बात कर रहा हूं तो आपको मैं आऊंगा वारिस आपके ऊपर, मैं आऊंगा। आज मोहन भागवत ने बोला कि मुसलमानों की वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़नी, भारत के वर्चस्व की लड़ाई लड़नी चाहिए हमें, जो महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी के हिंदुस्तान में 1000 साल का मुश्तरका तहजीब का हमारा बड़ा कामयाब तजुर्बा है, और मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई और जितने भी गरीब लोग हैं, किसान हैं, दलित हैं, मजदूर हैं, सब साथ ही चलते रहे हैं। अभी तो इस बात की जरूरत है कि मोहन भागवत जी हिंदुस्तान के साथ चलें, वो भारत के साथ चलें। जो अलगाव उन्होंने पैदा किया है, उनकी आइडियोलॉजी ने पैदा किया है, उनके नजरियात ने पैदा किया है, वो भारत भुगत रहा है, उसके बुरे परिणाम भुगत रहे हैं। किस वजह से रहमानी साहब, रहमानी साहब, मैं इत्मीनान से पूछ रहा हूं आपसे, एक सेकंड, आप ये उन्माद क्या 2014 के बाद खड़ा हुआ है, आपको लगता है? आपसे सवाल है मेरा। नहीं, मैं तो इसे 1990 से जोड़ता हूं, 2014 से नहीं जोड़ता। दूसरी एक बात में और, अच्छा, एक 1990 से जोड़ते हैं, बहुत सारे 1990 से आप जोड़ते हैं। बात करने दीजिए ना भाई। नहीं, बात करिए आप बात करिए। आप कह रहे हैं 1990 से मैं इस अलगाव को जोड़ के देखता हूं। चाहते हैं तो सीरियस बात करें। नहीं, बिल्कुल सीजन, आपके साथ सीजन ही बात कर रहा हूं। मेरे सवालों का तो रहमानी साहब जवाब देंगे ना, नाराज तो नहीं होंगे आप? सवालों का जवाब देंगे आप, तो सवालों का जवाब देते हैं आप, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले तबके से आते हैं। जवाब तो सुनिए, सवाल तो सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा। आप कुछ तो सब्र कीजिए। मैं तो बिल्कुल सब्र ही कर रखा है सर। आपने बोला कि अलगाव खड़ा हो गया, ये मोहन भागवत के कहने से। ना, मैंने तो सभी को मौका दे रहा हूं, आपको भी अभी 1.5 मिनट का मौका मिल जाएगा। सवाल तो सुनिए, आपने बोला मुझे कहा दे रहे, मुझे तो 1 मिनट भी नहीं बोल। हजूरे वाला, अभी आपको 1.5 मिनट और मिल जाएगा, आपका समय मैं दोबारा शुरू कर दूंगा। सवाल तो सुनिए आप मेरा। आपने यही बोला ना कि 1990 से ये पूरा अलगाव शुरू हुआ। 1990 से ये अलगाव क्यों शुरू हुआ, एक लाइन में जवाब दीजिए जरा।
हाँ, मैं एक लाइन में जवाब नहीं दूंगा। मैंने सुधांशु की बात भी सुनी है, भागवत जी की भी सुनी है। 1990 से अलगाव कैसे शुरू हुआ? फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं। मालूम होना चाहिए 1990 से अलगाव कैसे शुरू हुआ? हाँ, बताइए। मैं उसका जवाब भी दूं, उसका जवाब भी 1990 वाला दीजिए जवाब। सवालों से मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में, आजाद भारत में 35% की पॉपुलेशन असम में पूरे 73-74 साल में साल भर के लिए अनवरा तैमूर कांग्रेस के जमाने में एक बार मुख्यमंत्री बनी। 26% पॉपुलेशन बिहार 6 महीने के लिए अब्दुल गफूर बने तो वहां नारा यही आरएसएस ने लगाया, गऊ हमारी माता है, गफूर गऊ खाता है, और हटा दिया। एक तीसरा महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अंतोले साल भर के लिए कुल चीफ मिनिस्टर बने। इसके अलावा 70 साल में कोई मिसाल नहीं है कि 35% की पॉपुलेशन हो या 15% की पॉपुलेशन हो, एक मुख्यमंत्री नहीं बना किसी पॉलिटिकल पार्टी का। हाँ, राष्ट्रपति आप तो आपको दिखाई नहीं देते, राष्ट्रपति तो आपको दिखाई नहीं देते, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आपको नहीं दिखाई दिए, अब्दुल कलाम आपको नहीं दिखाई देंगे, बड़े बड़े लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। मैं प्रधानमंत्री न देखूं, प्रधानमंत्री भी देखिए जी, प्रधानमंत्री भी देखिए, मुख्यमंत्री भी देखिए, पूरा देश ही देखिए। मना कौन कर रहा है? आपने बोला 1990, एक सेकंड, आपने बोला 1990 से उन्माद शुरू हुआ। 1947 में कौन सा आरएसएस था? 1945 में कौन सा आरएसएस था? 1945-47 में कौन सा नरेंद्र मोदी और एल के अडवाणी थे यहाँ पर? कौन था 45-46 के अंदर यहाँ पर जब मुस्लिम लीग ने डिमांड शुरू कर दी, देश का बंटवारा हो गया, ट्रेनें कट के आई? कौन था यहाँ पर? कौन था यहाँ पर? नहीं, कौन था बताइए ना मुझे आप। किसका शासन था? मैं तो ना, किसका शासन था बताइए? किसने डिमांड रखी? किसने डिमांड रखी है बताइए जरा। जी को आईना दिखा रहा हूँ और सुधांशु त्रिवेदी को आईना दिखा रहा हूँ। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी इसका जवाब देंगे। सुधांशु त्रिवेदी, यू रिस्पोंड एंड शहजाद पूनावाला। सुधांशु त्रिवेदी, आप एग्जीक्यूटिव पावर देना नहीं। ठीक है सुधांशु जी बोलिए। और उसके बाद अगर कोई ये मुतालबा करे कि हम भी इस मुल्क में बराबर के शहरी हैं और बराबर का दर्जा चाहते हैं, तो आप दर्जा देना नहीं चाहते। एक पॉलिटिकल पार्टी का सदर 70 साल में मुसलमान नहीं बन सका, तो मतलब आप वारिस पठान के साथ खड़े हैं ना, कांग्रेस से लेके और ठीक है, मतलब ये नई डिमांड है। शहजाद भी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु क्योंकि आपका नाम लिया, रिस्पॉन्ड टू दिस। मैं आ रहा हूं। जी देखिए, तस्लीम रहमानी साहब की बात को मैं स्वीकार करता हूं कि 1990 से शुरू हुआ, और मैं प्रिसाइज बताए देता हूं 1990 में किस डेट से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। यह 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को शुरू हुआ, जिस दिन भोले भाले कार सेवकों पर, कार सेवा 30 अक्टूबर को थी, फिर बोल रहा हूं 2 नवंबर को कुछ भी नहीं था, निशाना साथ के गोली चलवाई गई मुलायम सिंह की सरकार के द्वारा, और यह कहा गया कि मैं इससे ज्यादा मुसलमानों के लिए क्या करवा सकता था कि मैंने 16 हिंदू कार सेवक मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। हकीकत यह थी कि बहुत मारे गए थे। और इतना ही नहीं, 1990 में जब शहाबुद्दीन और बुखारी जैसे नेता ये कहते थे कि राम कहां पैदा हुए ये बताओ, मंदिर नहीं, या अयोध्या ये थी ये साबित करो, इसी जगह पे साबित करो। और रहमानी साहब, आपको याद होगा बोट क्लब पे एक रैली हुई थी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी थी। इस देश में 500 साल पुराने एक विदेशी आक्रमणकर्ता के नाम के ऊपर एक एक्शन कमेटी बनी थी, फिर उसने एक रैली की थी दिल्ली के बोट क्लब पे 1990 से भी पहले 1988 में, और उसमें इमाम बुखारी ने यह डायलॉग बोला था, अखबारों में जाके देख लीजिएगा। उन्होंने बोला था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, वो काफिर हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, उन्हें जाकर कह दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, फिर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। किसने शुरू किया था? उन्माद वहीं शुरू हुआ। बिल्कुल सही आपने कहा, 1990 में शुरू हुआ था। और उसमें एक और बात भी थी कि वो मुसलमान जो 1931 में 24% साक्षरता थी, अभी वारिस पठान बोल रहे थे यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20% था 1950 में, 90 आते आते 2% रह गया। किसने किया ये? किसने पढ़ने से रोका? आप तो बड़े बड़े पैसे वाले थे भाई, हम भी पुराने लखनऊ में रहे, क्या क्या हवेलियां थी, शेवरलेट गाड़ियों में चलते थे, और मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके यहां चांदी की मसहरी थी, यानी पाए थे मसहरियों के, चांदी के। क्यों पीछे रह गए? इस पे विचार करिए, दूसरे को दोष देने की बात मत करिए। और जो अभी ओवैसी जी का बयान दिखाया जा रहा था, की वजह से पीछे रह गए, ये लोगों की वजह से। मैं एक बात तो आपने मान लिया कि 1990 देखिए, शहजाद पूनावाला अभी तक चर्चा में नहीं आए, उनको भी मुझे लेके आना। एक सेकंड, सुधांशु अपनी बात को कंप्लीट कर ले। एक सेकंड, सारी सरकारें आपके जरिए बहाए गए खून के पहियों के ऊपर खड़ी हुई थी, ये बात आपने तस्लीम कर ली, इसके लिए आपका शुक्रिया कि इस देश में अलगाव आपने किया।
पूरी बात हो, एक वाक्य और पूरा हो जाने देते। उस खून के रथ के ऊपर आप अपनी सरकारें लेके चले हैं, या आपने तस्लीम किया और इस देश के लोगों ने इस बात को समझ लिया। मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को लोगों ने आपको बता दिया कि आपके बरब में और आने वाले नहीं है। एक वाक्य कह लूं रहमानी साहब, एक वाक्य कह लूं, बस एक लाइन, ज्यादा नहीं बोलूंगा। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन की रिपोर्ट आई 2013 में, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। 2013 तक 67 साल आजादी के हुए थे, 13-14 तक 6 साल हमारी सरकार रही थी और 61 साल सेकुलरिज्म के सूरमा रहे थे। अगर इस हालात पे पहुंचे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था? 6 साल के हम या 61 साल के सेकुलरिज्म के सूरमा? हमने किसने किसकी लाशों पर, किसने किसकी लाशों पर? एक और बात सुन लीजिए, ये बताइए मुस्लिमों की भीड़ के ऊपर गोली चला के, सीधे बंदूक चला के गोली कब चलाई गई? हाशिमपुरा मलियाना में 1987 में किसकी सरकार थी? यूपी में, बोलिए, कांग्रेस की सरकार थी। और आज बताइए वारिस पठान आज ये कहते हैं कि वो, और आप वही मानसिकता आज है जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए। आरएसएस की जननी कांग्रेस है। अच्छा ठीक है, मैं शहजाद पूनावाला के पास आता हूं। शहजाद पूनावाला काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला, माजरत पहले तो, क्योंकि आपके पास में समय के बाद आ रहा हूं। ओके रहमानी साहब, यू मेड योर पॉइंट, यू गॉट योर टर्न। Shehzad Poonawala is patiently waiting from last 27 minutes. I think we should give him that respect now. शहजाद जी, सवाल बहुत स्पष्ट है। इरफान सोलंकी कहते हैं कि सत्र के दौरान नमाज में कमरा दे देना चाहिए। ये तो झारखंड वाली मांग है। इसके अलावा जो बात ओवैसी साहब की, वारिस पठान की पार्टी कह रही है, जो मायावती कह रही है, वो भी चीजें हैं। क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर एक पैरेलल नैरेटिव चलाने का एक प्रयास हो रहा है, जिसमें सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, वर्चस्व चाहिए, अब यानी ताकत चाहिए? देखिए अमीश जी, ये बात केवल एक कमरे की नहीं है, क्योंकि मुसलमान नमाज कमरे से नहीं नियत से पढ़ता है। पर सियासी मुसलमान को नमाज में नियत नहीं, कमरा चाहिए। और सियासी मुसलमान जो है वो अब इस लव ट्रायंगल में फंस चुका है। लव ट्रायंगल कौन सा? पहले बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक फूल 3 माली थे, अब चौथा माली भी आज आ चुका है मैदान में, और वो वोट बैंक के फूल के लिए ये पूरी जद्दोजहद हो रही है। पर मैं 1-2 सवाल सबसे पूछना चाहता हूँ। एक है बीएसपी जो आजकल जय श्री राम के नारे लगा रही है। अच्छा हुआ, दिल को सुकून महसूस हुआ कि जय श्री राम के नारे लगा रही है बीएसपी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ बीएसपी के लोगों से, हालांकि जवाब देंगे कि नहीं देंगे। 2015 में मायावती ने कहा था मुस्लिम कार्ड खेलते हुए कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर नहीं है, वो बाबरी मस्जिद है। तो आज वो बाबरी मस्जिद है या विवादित ढांचा है बीएसपी के लिए? क्योंकि जय श्री राम बोला है तो एक बार वो भी क्लैरिफाई कर ले। अब एमआईएम पर आते हैं। एमआईएम का तो अभी हाल ही में रिश्ता था, निकाह हुआ था 2020 में बिहार में बीएसपी के साथ। ऐसी क्या बात हो गई कि 3 तलाक हो गया? पर चलिए मैं इनको एक सवाल एमआईएम के लोगों से भी पूछना चाहता हूं। देखिए एमआईएम जो है वो कहती है कि हम राजनीति करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। तो मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इतने जय भीम जय मीम आपने नारे लगाए, खेताराम भील एक दलित युवक को मुस्लिम भीड़ ने मार दिया। लिंचिंग की बात करने वाले ओवैसी साहब, जय भीम जय मीम के नारे लगाने वाले ओवैसी साहब ने एक भी बार भीम के लिए नहीं बोला। जब रतन लाल को मार दिया, दिलबर नेगी को मार दिया, जब पूर्णिया में महादलितों पर मुस्लिम समुदाय ने हमला किया, तब ये जय भीम जय मीम यूनिटी वाली बातें कहां चली जाती है? और फिर तस्लीम रहमानी साहब के पास आना चाहता हूं। तस्लीम रहमानी तो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर मोहन भागवत है, कहते हैं हमारा डीएनए एक है, वहां राकेश टिकैत अल्लाह अकबर के नारे भी लगाते हैं। पर मैं आपको चुनौती देता हूं अमीश जी, इनमें से एक से भी हर हर महादेव का नारा लगवा दीजिए। अरे हर हर महादेव तो दूर की बात है, ये वंदे मातरम का नारा नहीं लगा सकते। दरअसल बात ये है, बात कमरे से शुरू होती है, पर ये एक तरफा सेकुलरिज्म चलते चलते कमरे से मुल्क कब बन जाएगा ये किसी को पता नहीं चलेगा। दिक्कत इनकी यही है कि ये लड़ाई जो है ये सेकुलरिज्म की नहीं है, ये केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक और नारा लगा रहे हैं। ओके, तस्लीम रहमानी ने नारा लगा दिया है शहजाद। अरे देखिए ऐसा है, पिछली बार गणपति बापा के नारे लगाए थे वारिस साहब ने, तो उन पर कार्रवाई हो गई थी। उनसे तो मत ही लगवाना।
ये टिकट लगाता रहे अल्लाह अकबर, ये बाकी नहीं लगाएंगे, ये बाकी नहीं लगाएंगे। और देखिए, पूछे वो बीएसपी वाले से पूछे, मुसलमानों की बड़ी बात कर रहे थे, अब उनसे पूछे बाबरी मस्जिद है या विवादित जगह, एक बार पूछ लीजिएगा। नारा लगाए जरा। ओके, चलिए रहमानी साहब, आज तो आपने हर हर महादेव के नारे कम से कम 10-12 बारी लगा दिए। ओके, सुधांशु को दिखाइए, सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु 30 सेकंड, मेक योर पॉइंट, देन वारिस पठान एंड एमएच खान। ओके, बिल्कुल वारिस भाई, आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन पहले तो सुधांशु त्रिवेदी, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी को बोला गया, इसलिए सुधांशु जी तस्लीम रहमानी की बात का जवाब। हाँ, मैं इनकी दोनों बात का जवाब। देखिए, मुझे एक बात याद आ गई। जब 1992 का ढांचा गिरने के बाद हमारी सरकारें बर्खास्त हो गई थी, तो 93 में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें सपा बसपा का गठबंधन हुआ और हम लोग सरकार बनाने से रह गए थे। अमित जी, तब एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उस समय एक प्रख्यात नेता ने कहा था कि ये तो शक्ति की थोड़ी कमी रह गई, अभी शक्ति दिखाइएगा तो वो दिन आएगा, क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम, मियां भी बोलेंगे जय श्री राम। देखिए, तस्लीम रहमानी जी बोलने लगे, बहुत से लोग बोलने लगे। और इतना ही नहीं, अरे अब भूल जाओ मुलायम काशीराम, ओवैसी पहुंच गए राम के धाम, ओवैसी पहुंच गए राम के धाम। अगर अब अल्लाह अकबर पे भी आ रहा हूं। अरे रहमानी साहब, आ रहा हूं, अल्लाह अकबर पे भी आ रहा हूं। अरे अल्लाह अकबर पर भी आ रहा हूं। और मोहन भागवत जी से भी कहिए कि वो भी अब मंच पे अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अरे भाई, अरे आ तो रहे जो आपने पूछा अल्लाह अकबर पे। अरे सुनिए तो, आ तो रहे हैं आप पे। हाँ सुनिए, अब अल्लाह अकबर क्यों बोलना चाहिए और क्यों नहीं बोलना चाहिए, तस्लीम रहमानी साहब विद्वान आदमी हैं, एक लाइन कह के शुरू करूंगा, ये खुद समझ जाएंगे। अल्लाह अकबर को नाराए तदबीर कहते हैं ना, और अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तदबीर के साथ। अरे भाई, जिस नारे को लगा के मोहम्मद साहब के नवासों को कत्ल किया गया हो, मैं वाजिब नहीं समझता कि वो नारा लगाया जाना चाहिए। ठीक जी, ओके, वारिस पठान। अमीश भाई, ऐसा लग रहा है कि ओवैसी साहब की पार्टी और आपकी पार्टी जो है वो मुसलमानों के वर्सेस की लड़ाई लड़ रही है। आपको लड़ाई अगर लड़नी है तो भारत के वर्सेस की लड़ाई लड़िए, लेकिन आपकी डिमांड ऐसी है जो मुस्लिम लीग डिमांड करती थी आजादी से पहले, कि हमें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। नहीं, हमारी डिमांड तो सिंपल है, हम तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहते हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मुसलमानों का भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? क्या 70 साल से सिर्फ गुलामों की जंजीरें डाल के रख देंगे? क्या किसने गुलामी करवाई? आज देश का मुसलमान किसने मुसलमानों से गुलामी कराई 70 साल के अंदर? मुझे बताइए ना। जो लोग इस देश के अंदर आला से इस देश में इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन मुसलमान रहा है। एक सेकंड रुकिए आप, इस टीम में, इस देश में इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन मुसलमान रहा है। एक सेकंड रुकिए, एक बार नहीं कई बार ही रहा। दूसरा पॉइंट वारिस भाई, नहीं सुनना पड़ेगा आपको। उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इस देश के अंदर मुसलमान रहा। किसने गुलामी कराई? ये मानसिकता आपकी है, ये सोच आपकी है। आज की डेट के अंदर अगर तालिबान अफगानिस्तान में मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है तो आप चाहते हैं वो हिंदुस्तान में ही आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे सब धर्म आसानी से सम्मान पूर्वक अपनी इबादत को करते हुए रह सकते हैं। बोलिए वारिस पठान जी, आपको सबको फ्रेम से हटा के आप अकेले आके फ्रेम में रहोगे और चिल्लाओगे, अपना भाषण दोगे और ट्विटर पे डालोगे तो नहीं चलेगा। हमारे को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दो ना बोलने की। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बोलिए अपनी बात। वैसा मुझे भी दो। यही तो अब बात है आपकी। जब संविधान ने हमको इक्वलिटी दिया तो आप कौन होते हैं मुझे 1 मिनट देने का और उसको 7 मिनट देने वाले? चलिए बताइए। इसी चैनल पे 1 साल पहले आपने मेरे बोलने के ऊपर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोला था या नहीं अमीश भाई आपने? आज वही दोहराया तस्लीम रहमानी ने, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अभी पॉलिटिक्स पे आना चाहता हूं। यूपी के अंदर जो हो रहा है, बिल्कुल हमारे पार्टी के सदर गए फैजाबाद उदौली से, आज उन्होंने शुरुआत की है। कल सुल्तानपुर जाएंगे, परसों बाराबंकी जाएंगे। और हमारा तो शोषित वंचित समाज सम्मेलन ही लगा हुआ है। हम तो दलित भाई, ओबीसी भाई सबको लेके साथ में चल रहे हैं ताकि सबका उद्धार हो। जो ये लोगों ने आज तक सबको नीचे रखा है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करे और बिल्कुल शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, आगे आना चाहिए और आएगा। हम भाजपा को हराने में कामयाब होंगे और चीफ मिनिस्टर हम योगी को नहीं बनने देंगे। वारिस भाई, एक लाइन नहीं, आप बोल दीजिए ना। अभी आपको तस्लीम रहमानी ने बोला नारे तकबीर बोले, आप तो नहीं बोले। वारिस पठान, आप तो नहीं बोले भाई, तो आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं। वारिस पठान, अरे सुन लीजिए ना। देखिए अब आप वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बोलिए।
एक लाइन वारिस पठान, अतीक अहमद आपको शोषित लग रहा है? अतीक अहमद शोषित है क्या? अरे उससे अतीक अहमद का परिवार जिसने गुंडाई की, 35% माफिया बीजेपी के है, जो जिसके एमएलए खिलाफ उन पे क्रिमिनल इतने केसेस केसेस है, वो आपके लिए शोषित है। और खेताराम भील जिसको मुस्लिम भीड़ ने मार दिया, वो आपके लिए शोषित नहीं है। और जहां तक बात है बसपा की, बसपा आरोप लगाती है दूसरों पर भाजपा की समर्थक होने का, भाजपा की एजेंट होने का। बसपा ने कितनी बार सरकार बनाई है बीजेपी के साथ, जरा वो भी बता दे। ठीक है, मैं अहमद खान से जवाब ले लूंगा, लेकिन पहले वारिस पठान अतीक अहमद को के परिवार को पार्टी में लेकर, एक सेकंड, अतीक अहमद के परिवार को पार्टी में लेकर आप कौन सा मुस्लिम एम्पावरमेंट कर रहे हैं? अतीक अहमद ने कितने अन्याय करे हैं, कितने लोगों पे अन्याय करे हैं? एक बाहुबली को लेकर, गुंडे को लेकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? 5 अरे आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते जी? के एमएलए ने ना कमाल की बात है, पार्टी में अतीक अहमद को लेंगे और बात करेंगे मुस्लिम एम्पावरमेंट की। बैठे हुए एमएलए बन के उनका क्या? 35% जो भाजपा के एमएलए क्रिमिनल केसेस के अंदर है, उनके ये मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के दौर चलेगा यूपी की राजनीति के अंदर। इन पे तो कन्विक्शन नहीं है। आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के दौर चलेगा यूपी की राजनीति के अंदर। हम चाहते हैं कि यूपी का मुसलमान भी पॉलिटिकल एम्पावर हो। अमीश जी, लड़ाई चल रही है। नहीं, ये अतीक अहमद किसको एम्पावर कर रहे हैं? ये अतीक अहमद किसको एम्पावर करते हैं? अतीक अहमद किसको एम्पावर करते हैं? मुस्लिम एम्पावरमेंट से अतीक अहमद का दूर दूर तक क्या लेना देना, समझाइए जरा। बिल्कुल, क्या लेना देना है अतीक अहमद का? तो अरे उनको वोट आपके साथ समस्या यही है कि आप अब्दुल कलाम को फॉलो नहीं करते, आप अतीक अहमद को फॉलो करते हैं। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। आप याकूब मेमन, अतीक अहमद, इनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी को हराना, आओ हमारे साथ। देखिए वो जिसको हारना है, किसको जीतना है, वो देश की, वो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। अमित देवगन आरएसएस के संविधान को अगर फॉलो कर रहा है तो अमित देवगन का लुकआउट है। एक सेकंड, पठान, ये अतीक अहमद कौन से संविधान के दायरे में काम करता है? आरएसएस के संविधान को याकूब मेमन ने कौन से संविधान के दायरे में काम करा? प्रॉब्लम यही है, समस्या की जड़ी यहीं पर ही है कि आपको वो मुसलमान हीरो लगते हैं जो समाज की नजर में हीरो नहीं। की शपथ ली है जब प्रज्ञा ठाकुर एमपी बन गई तब तो आप ठीक है, ओके, सुधांशु त्रिवेदी इसका जवाब देंगे, देन एमएच खान। सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है, क्यों ठीक है? प्रज्ञा ठाकुर पे बात आई तो अमीश भाई नहीं, प्रज्ञा ठाकुर पे आरोप तय हुए थे क्या? प्रज्ञा ठाकुर पे आरोप तय हुए थे क्या? कर्नल पुरोहित ने बताया नहीं किया हिंदू आतंकवाद को पनपाने के लिए किस किस तरीके की प्रताड़ना दी गई? और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान क्या करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या ढकी छुपी हुई बात है क्या? माफिया है लोग, गुंडे हैं लोग। अरे कुछ किसने बोला? कौन सा कन्विक्शन है? तो तीनों को पार्टी में लो, चुनाव लड़ाओ तीनों को। बताओ अभी क्या, बताओ केस नंबर बताओ। जेल में है कि नहीं है? बताओ मुझे अभी क्या, जेल में है कि नहीं है? अभी कन्विक्ट है, बताओ मुझे। जेल में है कि नहीं है? कल को बोलोगे याकूब मेमन पे कौन सा कन्विक्शन हुआ था, कल को बोलोगे कसाब पे कौन सा कन्विक्शन हुआ था। देखो, याकूब मेमन को फांसी हो गई, याकूब मेमन को फांसी हो गई। प्रज्ञा ठाकुर को तो आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। और 35% भाजपा के एमएलए पे तो क्रिमिनल केसेस हैं जो बैठे हुए संसद के अंदर। ठीक है, जवाब। एक सेकंड, आपने बोला ना हमारे सब, सोचो ये सुधांशु त्रिवेदी किया। अतीक अहमद बताओ ना कौन सा कन्विक्शन है? ठीक है, यू मेड योर पॉइंट वारिस। ओके वारिस, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड। यस, सिर्फ ये बता दें कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर कब आतंकवाद संबंधी कोई आरोप लगाया गया जो चार्जशीट में फ्रेम हुआ? यूपीए के शासनकाल में। हमारी मालेगांव ब्लास्ट की आरोप, कोई आरोप नहीं लगाया गया। अरे मालेगांव जी नहीं, बिल्कुल नहीं है कोई आतंक। मकोका का आरोप कोर्ट में खारिज हो गया। यूपीए के शासनकाल में चार्जशीट नहीं दाखिल हुई भाई। वारिस पठान पता कर लीजिए, चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए, लोगों की चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए। अतीक अहमद पे कौन सा केस है? अरे नहीं, अरे चार्जेस क्या, आप इंटरिम बेल पे बाहर चेक कर लीजिए, मेडिकल ग्राउंड पे भाई बेल मिला इंटरिम। अरे सुनिए महाराज, वारिस आपको सुना गया, आप निर्विरोध बोले वारिस, गलत है। ओके, यू मेड योर पॉइंट वारिस। ओके, सुधांशु 20 सेकंड, देन एमएच खान। अमीर जी देखिए, वारिस पठान आकर किस शिद्दत के साथ अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की तरफदारी कर रहे हैं। कोई केस बताओ, ये बताओ। अरे आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए हैं
तो उत्तर प्रदेश में एक से एक देशभक्त महान मुस्लिम हुए। आप उनमें से किसके यहां घर गए? ब्रिगेडियर उस्मान के घर गए आजमगढ़ में? नहीं। वीर अब्दुल हमीद के घर गए गाजीपुर में? नहीं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर गए बनारस में? नहीं। जोश मलियाबादी के घर पे गए? कि अकबर इलाहाबादी के घर पे गए? कि कैफी आजमी के घर पे गए? कि मजरूर सुल्तानपुरी के घर पे गए? कि अशफाकुल्लाह खां के घर पे गए? किसी के घर पे नहीं गए। खड़े होकर यहां मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की तरफदारी करके छाती ठोक ठोक के करे। अरे एक हो तो दर्जनों केस हैं जो उत्तर प्रदेश के बच्चे बच्चे को मालूम है कि उनके साथ क्या स्थिति है, उसको लेके कर रहे हैं। बस यही समस्या है, यही समस्या है कि जो इनके असदुद्दीन ओवैसी गए थे, याकूब मेनन का नमाज जनाजा हैदराबाद में निकाला था, मगर डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में कब गए थे मुझे बता दीजिए। बुरहान वानी के नमाज जनाजा में जाने वाले, अफजल गुरु के नमाज जनाजा में जाने वाले, डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में नहीं जाते। आप जवाब दीजिए। मैंने उत्तर प्रदेश के आपको आधे दर्जन से ज्यादा श्रेष्ठ मुसलमानों के नाम बताए। इसके घर MIM मजलिसे इत्तिहादुल मुसल्लिमीन के लोग कितनी बार जाकर सिजदा किए बताइए। अकाली दल क्या है? अकाली दल एमएच खान काफी देर एक सेकंड वारिस जी, आपने अपनी वक्तव्य को रखा। एमएच खान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहां तो तस्लीम रहमानी भी समर्थन कर रहे हैं वारिस पठान की बात का। उन्होंने बोला क्यों नहीं 70 साल में हिस्सेदारी नहीं मिली, अब हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब आपकी मुख्यमंत्री की कैंडिडेट तो मायावती है, लेकिन ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अब मुसलमान हो, हिस्सेदारी ये है इनकी। बताइए क्या करिएगा आप? नहीं अमित जी देखिए, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बड़ी संघर्षों की पार्टी है, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची है। और 4 बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाँ जेल गई हैं, लाठी खाई हैं, डंडा खाई हैं और उसके बाद ये पार्टी बनी है। और जब मुख्यमंत्री जब भी बनी है बहन कुमारी मायावती जी, तो कम से कम 12 से 15 मुस्लिम समाज के लोगों को कैबिनेट में। लेकिन अब तो ये मुख्यमंत्री मांग रहे हैं ना, ये कहते हैं हमें मंत्री नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए। अब तो प्रधानमंत्री भी मांग रहे हैं जी। 2024 में प्रधानमंत्री भी मांगेंगे ओवैसी, बोलेंगे प्रधानमंत्री मुसलमान हो, नहीं तो खेल बिगाड़ देंगे सबका। बोलिए क्या करेंगे आप? तो नहीं, सबका किसी का खेल नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमान पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ खेल बिगाड़ने आया। तो ठीक है, मैं ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद निष्कर्ष होगा आर पार का।